देना कितना है, 7.5 बिलियन, बचा कितना है, 1.5 बिलियन। हो गई बैंकरप्टी की नौबत आई, अब इसके सामान बिकने लगेंगे। तो इसकी बहुत बुरी स्थिति आ गई है श्रीलंका की वहां पर। हालांकि श्रीलंका जो है अब जा रहा है IMF के पास से बेल आउट पैकेज लेने थे। 1991 के बाद हमारे पास केवल 15 दिन के पैसे बचे थे। श्रीलंका की से भी बुरी स्थिति आई थी, पूरी दुनिया देख रही थी कि भारत बर्बाद होगा। चाय के उत्पादन के लिए फेमस और निर्यात के लिए, हालांकि हमसे कम चाय का उत्पादन करता है, लेकिन यहाँ चाय बहुत कम लोग पीते हैं। हमारे यहाँ तो दलीदर की तरह लोग चाय पीते हैं, चाय एकदम आते कोई घर में घुसते पूछेगा चाय पियेंगे चाय हमारे यहाँ बहुत पिया जाता है। खैर आगे समझते हैं, हम लोग चाय बनाते उत्पादन करते हैं, पी के सब खत्म ही कर देते हैं हम लोग। श्रीलंका की अर्थव्यवस्था चौपट कैसे हुई? श्रीलंका की अर्थव्यवस्था चौपट होने के मेन रीजन था कोरोना और चाइना का कर्जा। कि श्रीलंका की अर्थव्यवस्था में 10% योगदान उसकी GDP में टूरिस्ट का था, पर्यटन का। 10% GDP में बहुत मायने रखता है। हमारे देश में सबसे बड़ी कंपनी जो है टाटा ग्रुप की है, टाटा सन्स है, टाटा स्टील है, टाटा टेलीकॉम है, टाटा की एयरलाइंस है, टाटा नमक है, टाटा का कुल्हाड़ी फावड़ा ये सब बनता है, टाटा के आपका आप देखेंगे TCS, कई कंपनियां हैं टाटा की। टाटा इतना बड़ा कंपनी होने के बावजूद भारत में केवल 5% GDP में योगदान करता है, जबकि श्रीलंका में टूरिज्म जो था वो 10% करता था। लेकिन कोरोना के बीच में टूरिज्म चौपट हो गया। टूरिज्म चौपट होगा तो विदेशी मुद्रा आए नहीं, जिस वजह से यहाँ श्रीलंका में महंगाई बढ़ गई। खाद्यान्न में 14% की महंगाई देखी गई। खैर खाद्यान्न में भारत में भी 14% की महंगाई देखी गई यहाँ पर, लेकिन पेट्रोलियम में यहाँ 85% की महंगाई देख गई, जो पेट्रोलियम क्राइसिस आ गया भयानक। यहाँ पर फॉरेन मुद्रा इतना कम पड़ गया कि भारत वहाँ की श्रीलंका की सरकार को लूज डॉलर रिसीव करने पड़े। मतलब जिसके पास $1-2 है ना, वो भी बैंक में जाके दे सकता है, ताकि देश के पास कुछ फॉरेन रिजर्व आ सके। ये लोग ये जो महिंद्रा राजपक्षे है ना, अपने आप में बहुत उड़ते थे, अत्यधिक ज्यादा घमंडी इंसान। ये हम क्या बोले, विदेश नीति का मामला है, वरना ये अपने देश में चुनाव केवल भारत को गरिया के जीते थे। यहाँ पर अभी मालदीव में भी यही हो रहा है। अब हम क्या करेंगे, जस करनी तस भोगी पावर है भैया। भारत के लोगों को आप बोलते हैं, क्या बात बोले हम यहाँ पर। कहाँ जाए, चाइना को लगता था कि ये यहीं पे, चाइना गुलाम बना के रखना चाहता है। हमारे यहाँ भारत के लोग हम जीते हैं और जीने चाहते हैं। अब आया समझ में यहाँ पे, अब भारत के पीछे आ रहा है। इनके यहाँ फॉरेन रिजर्व पूरी तरह से चौपट हो गया। फॉरेन रिजर्व को शॉर्टकट में, फॉरेन को शॉर्टकट में फॉर कहते हैं, और एक्सचेंज को हम लोग एक्स कहते हैं, यानी शॉर्टकट में फॉरेक्स कहते हैं। इनके पास महज $1.5 बिलियन है, $1.5 बिलियन बस इनके पास फॉरेन रिजर्व बचा हुआ है। इसको संभालने के लिए इसने अपने सेंट्रल बैंक यानी जो वहाँ का RBI का काम करता है उसके डायरेक्टर को ही बदला। लेकिन इतनी अर्थव्यवस्था चौपट हो चुकी थी कि ये लोग उसको संभाल ही नहीं सके। यहाँ के RBI या जो मेन बैंक है उसे सेंट्रल बैंक ऑफ श्रीलंका कहा जाता है। जैसे हमारे यहाँ सबसे बड़ा जो बैंक है वो RBI है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। पाकिस्तान में उसे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान कहा जाता है। वो भी अब संभाल नहीं पाया। हाल ये हो गया कि श्रीलंका को अपने 3 देशों से राजदूत वापस बुलाने पड़े। राजदूत बहुत जरूरी होता है 2 देशों में रिलेशन को बनाकर रखने के, वरना राजदूत नहीं रहेगा तो देश में बड़ा दिक्कत हो जाएगा, रिलेशन खत्म होने लगता। जैसे हमारे देश के बहुत सारे लोग विदेशों में काम करते हैं, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, UAE, सऊदी, ईरान, ओमान, हर जगह काम करते हैं। 55 लाख से ज्यादा लोग काम करते हैं। उन्हें कोई दिक्कत होगा तो कौन सुनेगा? UAE में हमारे भारतीयों को दिक्कत होगा तो कौन सुनेगा? वहाँ 60% भारतीय रहते हैं। तो वो राजदूत से कहते हैं, राजदूत के अंडर में पूरी स्टाफ की एक टीम होती है, वो काम कर, इस पे करोड़ों का खर्च आता है। श्रीलंका की अर्थव्यवस्था इतनी गिर गई कि इसने अपने 3 देशों से राजदूत को वापस बुला लिया। एक साइप्रस से बुला लिया वापस, जर्मनी से वापस बुला लिया, और यहाँ नाइजीरिया से वापस बुला लिया, ताकि आज भैया पैसा नहीं है वहां पर। जैसे कोई लड़के दिल्ली, कोटा, पटना, इलाहाबाद, लखनऊ, कानपुर ऐसे पढ़ाई करने जाते हैं, लेकिन जब उनके घर की अर्थव्यवस्था गड़बड़ाती है तो घर वाले बुला लेते हैं, आओ बाबू बहुत पढ़ लिया, आ जाओ, पैसा बहुत गड़बड़ है, स्थिति खराब है, अब नहीं पढ़ सकते। तो इसकी स्थिति इतनी गिर गई है। दूसरी, यहाँ पे तमिल लोगों के अधिकारों को भी दबाया जाता है। भारत तमिलों के लिए भी वहां पर इन्वेस्ट करता है, तो ये तमिलों के अधिकार को भी दबाते हैं। तो भारत के दबाव में यहाँ संविधान में 13वां संशोधन किया गया कि तमिलों के लिए एक विशेष प्रावधान किया जाएगा, लेकिन अभी भी इस संशोधन को इसने माना नहीं है। तो 13 पार्टियों ने भारत से पत्र लिख के मदद की गुहार लगाई है। भाई भारत क्या इंटरवेन करेगा अभी इस मैटर पे, खुदे अपने डूब रहे हैं यहाँ पे। श्रीलंका इतना भयानक कैसे डूब गया, इसके पीछे ये कितना भयानक डूबा है अंदाजा लगाइए। श्रीलंका का जो टोटल कर्जा है उसकी GDP का 80% है, यानी 1 साल तक आप जितना बनाएंगे ना उसका 80% तो केवल लोन लिए हैं, कर्जा, ब्याज जोड़ देंगे तो 100%। यानी ये कितना, अगर ये पूरा साल भर कमा के भी कर्जा देगा तो भी नहीं चुका पाएगा। ये तो परसेंटेज में हुआ, लेकिन एक रियल वैल्यू होना चाहिए ना कि कितना लिया है।
समझिए टोटल इसने कर्जा ले रखा है $26 बिलियन। $26 बिलियन। अब आप हो या हम हो, कोई भी देश कर्जा लेता है तो ऐसा थोड़ी होता है कि आजे चुकाना है, ऐसा थोड़ी होता है कि ना अबे दे यहाँ पर। उसका एक लिमिट होता है कि हाँ भैया 10 साल में चुकाना है, लेकिन हाँ उसका किस्त होता है कि इस साल में इतना किस्त देना, अगले साल में इतना किस्त। तो हम ये समझते हैं $26 बिलियन में वह किस्त जो इस साल श्रीलंका को चुकानी है, यानी 2022 में। अभी 2022 में 15 दिन हुआ है, तो 2022 जो है यहाँ पर 22 में इसे 7.6 बिलियन यानी लग 7.5 बिलियन इसको डॉलर कर्जा वापस करना है। और इसके पास पैसा कितना बचा है? 1.5 बिलियन। वाह, देना कितना है? 7.5 बिलियन। बचा कितना है? 1.5 बिलियन। हो गई बैंकरप्टी की नौबत आई। अब इसके सामान बिकने लगेंगे कि जब भी हम किसी से कर्जा लेते हैं तो वो सिक्योरिटी में कुछ मोर्गेज लेता है। कोई भी इसे कर्जा देगा, जैसे भारत भी किसी से कर्जा लेता है या कोई भी देश लेता है तो मोर्गेज के रूप में अपनी कोई संपत्ति गिरवी रखता है। जैसे कोई कंपनी रेलवे को गिरवी रख सकती है कि भैया हमें कर्जा दो, अगर नहीं चुकाएंगे तो मेरे रेलवे की पूरी कमाई तुम ले जाओगे, यानी रेलवे पे तुम्हारा कब्जा हो जाएगा। या फिर एयरपोर्ट दे देगा, जैसे भारत कर्जा लेगा तो कह देगा भाई दिल्ली का एयरपोर्ट हम मोर्गेज के रूप में रख सकते हैं कि अगर नहीं चुकाएं तो फिर हमारे दिल्ली एयरपोर्ट से जितनी इनकम होगी आप ले जाएंगे, पूरा कंट्रोल आप कीजिएगा उसको। इसकी बहुत बुरी स्थिति आ गई है श्रीलंका की वहां पर। हालांकि श्रीलंका जो है अब जा रहा है IMF के पास से बेल आउट पैकेज लेने। देखिए ये वर्ल्ड बैंक पे नहीं जा सकते हैं, IMF पे ही जा सकते हैं। दोनों में पहले अंतर समझिए। वर्ल्ड बैंक जो है, इसका एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, वर्ल्ड बैंक का पूरा नाम क्या होता है? इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड IBRD, ये इसका पूरा नाम होता है वर्ल्ड बैंक का। तो वर्ल्ड बैंक जब भी लोन देती है तो ये अच्छे लोगों को लोन देती है, बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए लॉन्ग टाइम में लोन देती है। 30 साल के लिए, 40 साल के लिए, 50 साल के लिए लोन देती है और बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए लॉन्ग टाइम में लोन देती है। लेकिन IMF जो है वो शॉर्ट टाइम में लोन देती है और ये इमरजेंसी में लोन देती है। जैसे मान के चलिए आप अपना बिजनेस खड़ा करना चाहते हैं, आपकी 2 फैक्ट्री 4 फैक्ट्री आप एक और लगाना चाहते हैं, तो इस कंडीशन में आपको वर्ल्ड बैंक लोन देगा। पता चला आप अच्छे खासे सैलरी थी, ठीक ठाक है, घर में 2-4 आदमी का एक्सीडेंट हो गया, अचानक 5 लाख का जरूरत है, वर्ल्ड बैंक कहेगा ये इमरजेंसी, आप दुख बीमारी विपत दिनाए खजुवट हमारे पास नहीं, निकले यहाँ IMF के पास जाओ। इमरजेंसी में पैसा देता है IMF। अब जैसे मान के चलिए इमरजेंसी में IMF, आप ही है बीमार पड़ गए, अब आपकी इमरजेंसी में डॉक्टर आएगा तो डॉक्टर सबसे पहले क्या कहेगा? कहेगा कि आपका खाना पीना बंद, हमरे हिसाब से खाइएगा, हमरे हिसाब से टहलिएगा, हमरे हिसाब से सोना है, हमरे हिसाब से उठना है। तो डॉक्टर के पास गए तो अपना नियम कानून लगा देगा। बस यही होता है। वर्ल्ड बैंक से कर्जा लेंगे तो वर्ल्ड बैंक इंटरफेयर नहीं करता है, बहुत कम दाम पे लोन देता है आपको, बहुत ही लो इंटरेस्ट रेट पे। लेकिन IMF से जैसे आप लोन लेते हैं तो IMF जो होती है ये क्या करता है? लोन देता है बहुत हाई प्राइस पे और पूरी इकोनॉमी को अपने कंट्रोल में ले लेता है। कहता है कि देश श्रीलंका आपका, हम जैसे कहेंगे आपको उस पैसे को इन्वेस्ट करना, जैसे जैसे वो कहेगा उसी हिसाब से करना पड़ेगा। इसी को कहते हैं बेल आउट। बेल आउट में क्या होता है? बेल आउट पैकेज में आपको लोन तो दिया जाता है, लेकिन आप अपनी सॉवरेनिटी, अपनी संप्रभुता खो देते हैं, फिर आपको उसके इशारों पे चलना पड़ता है। ऐसी नौबत भारत पे भी आई थी। 1991 में हम लोगों ने भी बेल आउट पैकेज लाए थे, मतलब हम लोग कर्जा लेके आए थे, बैंक ऑफ इंग्लैंड से भी लाए थे, IMF से भी लेके आए थे। 1991 के बाद हमारे पास केवल 15 दिन के पैसे बचे थे। श्रीलंका की से भी बुरी स्थिति आई थी, पूरी दुनिया देख रही थी कि भारत बर्बाद होगा। तो PV नरसिंहा राव और मनमोहन सिंह, उस समय नरसिंहा राव प्रधानमंत्री थे, मनमोहन सिंह वित्त मंत्री हुआ करते थे। तो IMF ने एक शर्त पे दिया था, कहा था कि आप भारत में विदेशी कंपनियों को आने नहीं देते हैं और प्राइवेट कंपनियों को बढ़ावा नहीं देते हैं, केवल सरकारी कंपनी रहती है, हम एक ही शर्त पे आपको पैसा देंगे। बेल आउट में पहले ही पता है, बेल आउट का मतलब ये होता है शर्त रखेगा अपना नियम कि आप प्राइवेट कंपनियों को भी आने दीजिए, सरकार और विदेशी कंपनियों को भी आने दीजिए, और दोनों को छूट दीजिए। यानी प्राइवेटलाइजेशन कीजिए और लिबरलाइजेशन कीजिए और ग्लोबलाइजेशन कीजिए, LPG कीजिए 1991 में। मतलब प्राइवेट को भी दीजिए और विदेशी को भी दीजिए, और दोनों के साथ लिबरल रहिए। सरकारी, प्राइवेट और विदेशी कंपनियों में भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो उस समय हम लोगों ने स्वीकारा था। तब भारत में आई थी विदेशी कंपनी भी, तो विदेशी कंपनियों ने टाई अप भी किया था। भारत की हीरो कंपनी से टाई अप किया था होंडा ने, तो होंडा, हीरो, होंडा दोनों मिलके बनाने लगे सब, हीरो होंडा, बाद में अलग हो गए सब यहाँ पे। तो वो बहुत अच्छा समय था हमारे लिए। श्रीलंका को भी बेल आउट पैकेज मिलने जा रहा है, लेकिन श्रीलंका की अर्थव्यवस्था संभल नहीं पाएगी इन 2 लोगों से। अब क्या ही बताएं।